वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूर्व मध्यकालीन राजपूतों की। राजपूतों की उत्पत्ति से जुड़े जो विभिन्न मत हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। राजपूतों से संबंधित अग्निकुल सिद्धांत की चर्चा करेंगे। विभिन्न राजपूत कुलों और उनके स्थानों के बारे में जो है हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति से जो जुड़ा इतिहास लेखन है उसमें काफ़ी विवाद है। राजपूत या राजपुत्र उत्पत्ति पर काफ़ी इतिहास लेखन किया गया है। इस इतिहास लेखन में विद्वानों की राय अलग अलग है। चंद बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया है। पश्चिमी इतिहासकार जैसे कि विलियम क्रूक, कनिंघम, कर्नल टाट ने राजपूतों को गुप्तोत्तर कालीन विदेशी प्रवासियों से जोड़ते हुए उनकी उत्पत्ति को अग्निकुल मिथक से जोड़ दिया है। कर्नल टाड ने कहा कि शक, कुषाण, यूनानी, सीथियन व हुण आदि समूहों को अग्नि संस्कार द्वारा शुद्ध करके इन्हें भारतीय समाज में शामिल कर लिया गया और ये लोग ही राजपूत कहलाए। कुछ विद्वानों ने इनको मध्य एशियाई प्रवासी बताया है, लेकिन इस विचार पे काफी विवाद है। राष्ट्रीय इतिहास लेखन में राजपूतों की स्वदेशी उत्पत्ति बताई गई है। विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक तथा साहित्यिक रचनाओं में राजपूतों के सैनिक एवं शौर्यपूर्ण गुणों को बारंबार प्रस्तुत किया गया है। कुछ विद्वानों ने राजपूतों की उत्पत्ति को खजर नामक जाति से उत्पन्न बताया है, जो कि हुणों के साथ भारत में आई थी। बीडी चट्टोपाध्याय ने राजपूतों के संदर्भ में ब्रह्मक्षत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया और कहा कि इनकी उत्पत्ति मिश्रित जातियों से हुई। खजर नामक जाति से राजपूतों की उत्पत्ति का समर्थन सर्वप्रथम पहले कैंपबल और जैक्सन ने किया और बाद में आरजी भंडारकर और आरपी त्रिपाठी जैसे विद्वानों ने इसकी पुष्टि की, लेकिन इस विचार को मान्यता नहीं मिल पाई क्योंकि खजर नामक किसी विदेशी जाति का भारतीय स्रोत अथवा विदेशी साक्ष्यों में उल्लेख नहीं मिलता है। गौरी शंकर ओझा, सीवी वैद और दशरथ शर्मा जैसे विद्वान गुर्जर प्रतिहारों को भारतीय मानते हैं। इन विद्वानों ने जैसे कि गौरी शंकर ओझा, सीवी वैद ने इनको प्राचीन क्षत्रिय कुल से उत्पन्न बताया है। के एम मुंशी ने कहा कि गुर्जर शब्द स्थानवाचक है, न कि जातिवाचक। भारत के शास्त्रकारों ने विदेशियों को सदैव शूद्र पद प्रदान किया है। हुणों को जैसे मलेच्छ कहा गया है। जहां तक प्रश्न गुर्जरों का है तो उनको सर्वत्र ब्राह्मण कहा गया है। हवेनसांग ने गुज्जर नरेश को क्षत्रिय कहा है। पृथ्वीराज रासों में अग्निकुल की जो कथा मिलती है उसकी ऐतिहासिकता में थोड़ा संदेह है। गुर्जरों ने 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक शासन किया। ग्वालियर अभिलेख में मिलता है कि इन्होंने लक्ष्मण से अपना नाता जोड़ा। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस वंश के आरंभिक शासक राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारपाल या प्रतिहार थे, अतः इनको प्रतिहार कहा गया। इनका मूल स्थान ज्ञात नहीं है। स्मिथ ने ह्वेनसांग के आधार पर इनका स्थान आबू पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित भीनमल माना है। कुछ विद्वानों ने इनका निवास स्थान उज्जैनी बताया है। 9वीं तथा 10वीं शताब्दी के दौरान कई राजपूत कुलों ने स्वयं को स्वतंत्र वंश के रूप में स्थापित कर लिया, साम्राज्य का निर्माण कर लिया। पूर्व मध्यकाल में कई ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहे थे और कई परिवारों ने स्वयं को शाही सत्ता के साथ जोड़ लिया। कुछ कुलों ने स्वयं को ब्राह्मणों से जोड़ लिया, विशेषकर वे लोग जिन्होंने राजाओं से भूमिदान प्राप्त किया था। इस प्रक्रिया में उन्हें ब्रह्मक्षत्र की उपाधि प्राप्त हो गई। ये ऐसा विशेषण था जिसमें वे स्वयं को ब्राह्मण या क्षत्रिय वंश के रूप में बताते थे अथवा ब्राह्मण होकर क्षत्रिय कर्म करते थे। प्रायद्वीपीय भारत में ऐसे वंश रहे थे। इस दौरान सामाजिक गतिशीलता का भी प्रमाण मिलता है। कबीलाई कुलों पर कब्जा करने के बाद उनके द्वारा क्षत्रिय उपाधि का प्रयोग करने का उल्लेख प्राप्त होता है। राजस्थान से प्रमाण मिलता है कि राजपूत बनने से पहले वे मुखिया तंत्र या कुलीन तंत्र का भाग थे, हालांकि यह प्रमाण ज्यादा निश्चित नहीं है। इन क्षत्रियों का जाति समाज के बाहर के लोग जिन्हें कबीलाई कहा जाता है से भी संबंध दिखाई देता है। ये कबीलाई लोग थे पुलिंद, शबर, मीणा, मेद व अहिर। इन समूहों ने क्षत्रियकरण की प्रक्रिया में अपना सहयोग दिया या राजत्व के साथ इनका भी कुछ संबंध रहा होगा।
आगे चलकर इनकी उत्पत्ति शाही वंश से जुड़ गई, जो इनको क्षत्रिय की स्थिति प्रदान करती थी। क्षत्रिय संबंधी दावे में इन्होंने स्वयं को पुराणों की परंपरा से जोड़ा है। उन्होंने अपने वंशावली को सूर्यवंशी या चंद्रवंशी नायकों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। ये नए क्षत्रिय कहलाए, हालांकि इनका पुराणों में उल्लेख नहीं है। पहले के समय में राजवंशों ने बिना जातीय पहचान के शासन किया था, क्योंकि उनके नेतृत्व के गुणों को स्वीकृति प्राप्त थी। किंतु अब जो शासन कर रहे थे, उन्होंने स्वयं को क्षत्रिय के रूप में घोषित किया। चारण परंपरा में 36 राजपूत कुलों का वर्णन मिलता है, किंतु स्रोतों में ये सूची बेमेल है। यह सूची कुमारपाल चरित्र एवं वर्ण रत्नाकर में मिलती है। इन राजपूत कुलों में 4 विशेष स्थिति का दावा करते हैं। ये 4 कुल है: प्रतिहार या परिहार, चाहमान या चौहान, चालुक्य या सोलंकी, परमार या पवार। माना जाता है कि राजस्थान के आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से ये उत्पन्न हुए। राजपूतों की उत्पत्ति के बाद अग्निकुंड कथा का निर्माण किया गया। इस कथा में मिलता है कि ऋषि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय थी, जो हर इच्छा की पूर्ति करती थी। इसे ऋषि विश्वामित्र ने चुरा लिया। अब वशिष्ठ ने अपनी गाय को पाने के लिए आबू पर्वत पर यज्ञ किया। इस यज्ञ से एक नायक निकल करके आया और इसने कामधेनु गाय को वापस वशिष्ठ को लाकर दे दिया। इस आभार के कारण वशिष्ठ ने नायक का नाम परमार, शत्रुओं का नाश करने वाला, रख दिया। इसी से परमार वंश का उदय हुआ, जो अपने आप को राजपूत कहता है। अन्य कुलों की भी इसी प्रकार की रूपांतरित कथा मिलती है। इसी कारण इन चारों को अग्नि कुल से उत्पन्न माना जाता है। परंपरागत रूप से यज्ञ क्रिया शुद्धिकरण का प्रतीक माना जाता है, और अग्निकुल से उत्पत्ति का दावा दर्शाता है कि उनकी पृष्ठभूमि संदिग्ध थी। वशिष्ठ व विश्वामित्र की शत्रुता के कई संदर्भ प्राप्त होते हैं। कुछ संस्करणों में मिलता है कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे और वे संन्यास द्वारा ऋषि बनना चाहते थे। हमें पुनः यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय के मध्य कुछ संबंध दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त आबू पर्वत बाद में जैनों का पवित्र स्थल बन गया। राजपूत कुलों ने पुराने प्रतिहार साम्राज्य के खंडहरों पर ही अपने साम्राज्य का निर्माण किया। नए प्रतिहारों ने दक्षिणी राजस्थान से शासन किया। चाहमान चौहानों ने शाकंभरी दक्षिण पूर्व दिल्ली से शासन किया, किंतु बाद में इनकी शाखा राजस्थान के नाडोल, रणथंभौर, जालोर व संचौर में स्थापित हो गई। चालुक्यों या सोलंकी की शाखा गुजरात व कोठियावाड़ में स्थापित थी। परमारों ने अपनी सत्ता को मालवा में स्थापित किया था, और धर इंदौर के निकट इनकी राजधानी थी। ये आरंभ में राष्ट्रकूटों के अधीन रहे थे, किंतु 10वीं शताब्दी के अंत में अलग होकर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। अन्य कुलों ने भी अपने को राजपूत कहकर पश्चिम तथा मध्य भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। इनमें बुंदेलखंड में स्थापित जजाग भुक्ति के चंदेलों ने 10वीं शताब्दी के दौरान खजुराहों को अपनी सत्ता का आधार बनाया। इनमें अरबों से लड़ने वाले मेवाड़ के गुहिल भी थे, जिन्होंने अपनी ब्राह्मण पहचान को सूर्यवंशी क्षत्रिय में रूपांतरित कर लिया। तोमर, जो कि प्रतिहारों के साथ जुड़े थे, ये हरियाणा के नज़दीक ढिल्लिक में स्थापित थे। ढिल्लिक की स्थापना इन्होंने 736 ईस्वी में की थी, और 12वीं शताब्दी के दौरान चौहानों ने इन्हें उखाड़ फेंका। जबलपुर के निकट त्रिपुरी के कलचुरी भी प्रतिहारों के साथ रहे थे। 11वीं शताब्दी में राजा कर्ण के समय इन्होंने अपनी सत्ता और गौरव को स्थापित कर लिया था। प्रत्येक वंशों का ध्यान साम्राज्य की सीमाएं थी। भूमि का वितरण भी कुल या वंश से संबंधित लोगों को ही किया जाता था। इससे वंशीय नियंत्रण की विस्तृत शक्ति का विस्तार हुआ, किंतु इस व्यवस्था में दूसरे लोग भी दावा करके स्थापित वंश को हटा सकते थे। राजपूत कुलों ने वंशीय संबंधों को विवाह द्वारा मजबूत बनाया, और यह सामान्य व्यवहार था। 9वीं शताब्दी के बाद से नियंत्रित क्षेत्रों को 84 गांवों की राष्ट्रीय इकाई के रूप में भी संबोधित किया गया है। यह भेंट, कर तथा वितरण की व्यवस्था से जुड़ा था। प्रत्येक इकाई में घेराबंद बस्ती, प्रशासनिक केंद्र तथा स्थानीय उत्पाद के बाजार थे। अपने स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक था कि निरंतर भूमिदान, नए क्षेत्रों की प्राप्ति हेतु धावे और इनका पुनर्वितरण होता रहे। इन विभिन्न वंशीय शाखाओं की अपनी समस्या भी थी।
इसी कारण इन्होंने मुख्य शाखा के नाम से शासन किया, किंतु वे मुख्य तौर पर वास्तविक वंश से नहीं थे। लेकिन मुख्य शाखा और सहायक शाखा के मध्य आपसी राजत्व समझौता होता रहा होगा। ये सभी मुख्य शाखा से होने का दावा करते थे, किंतु इनकी वंशावली शंका उत्पन्न करती है। राजपूत शाखाओं की उत्पत्ति मिथक, स्थान व समय अनुसार भिन्न भिन्न है। सेवा के बदले अनंत काल तक भूमिदान पाने वाले उच्च अधिकारी भी स्वयं को राजकीय घराने से जोड़ सकता था। यह एक प्रकार से शक्ति स्थापित करने का स्वीकार्य तरीका था। क्षत्रिय होने के अलावा स्वयं को शासकीय घराने से जोड़ना आवश्यक हो गया, विशेषकर ऐसे लोगों द्वारा जिनका कोई राजसी इतिहास नहीं था, ना ही कोई आर्थिक आधार था। इस कारण ऐसा दावा उनके लिए स्वयं को स्थापित करने का प्रेरणादायक साधन बन गया। परिणाम स्वरूप राजस्थान व मध्य प्रदेश में ऐसा दावा जोर पकड़ गया। यह भी स्पष्ट होता है कि राजपूत साम्राज्य में साधनों पर कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं था। राजपूत वीरता के दावे में उन्होंने किसी राक्षस से युद्ध कर साधनों पर नियंत्रण नहीं किया, बल्कि कामधेनु गाय को लाकर ऋषि वशिष्ठ को सौंप दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजपूतीकरण की प्रक्रिया में हमें भूमिदान, ब्राह्मण बस्ती, राजस्व कर, व्यापार मार्ग, दरबार में संस्कृत संस्कृति के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण यह है कि जो क्षेत्र अब तक वीरान थे, वहां पर हमें नए राजवंशों के उदय का प्रमाण मिलता है।